मायके का दुख। अरे विवेक, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ मम्मी इंतज़ार कर रही होगी। पापा का ऑपरेशन होना है, मुझे वहाँ होना चाहिए, और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। सुनंदा बैग में जरूरी सामान रखते हुए विवेक से बोली। उसकी बात सुनकर चाय पीते हुए विवेक ने अपना कप एक तरफ रखा और कहा, अरे यार, चले जाएंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है? वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब तो हैं, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो उसे खुद ही झेलना है। वहाँ हम भला क्या कर लेंगे? उसकी बात सुनकर सुनंदा के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह हैं और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी उनकी चिंता होती है। सभी बच्चों के वहाँ होने से मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी, और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ है, तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। वैसे भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और 1-2 दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर ही आकर मिल लूँगा। वैसे ही मुझे बहुत काम है। तुम्हारे काम ज़्यादा ज़रूरी हैं या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी हैं? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, ये तुम कह रही हो? तुम्हारे मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अचानक विवेक ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सुनंदा झेप कर चुप हो गई। ये देखकर विवेक बोला, अपने मायके पर बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन से तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पर उस समय क्या बीती थी। तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देना तक जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए, जिसे मैं चाह कर भी नहीं हटा पा रहा। कहते कहते विवेक की आंखों में आंसू उतर आए, उसका गला भर आया। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, पर मुझसे उम्मीद मत करना। इसके आगे उनसे कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने काम पर लग गया। ये देखकर सुनंदा चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे के बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब विवेक को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज्यादा कुछ बोला तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो सुनंदा की ही थी, इसीलिए खुद ही कैब बुक की और इधर विवेक कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ बाबा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ विवेक भी खड़ा हुआ था, जबकि 5 साल का भतीजा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ऐसी ही होती है। सुनंदा अस्पताल रवाना हो गई। इधर विवेक तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। सुनंदा और विवेक की अरेंज मैरिज ही थी, पर सुनंदा शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। विवेक का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा परिवार था, छल कपट से दूर। भाई सागर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे किसान थे। वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे, तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो विवेक को आगे बढ़ाएंगे। सागर ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भाभी ने भी कभी टोका तक नहीं। जब विवेक पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया, तब उसका विवाह सुनंदा के साथ कर दिया। सुनंदा शहर में पली बड़ी लड़की। शादी के बाद 3-4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी सुनंदा को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। खैर, विवेक की नौकरी तो शहर में थी, उसे तो पता था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसीलिए जैसे तैसे वो 2-3 दिन भी झेल गई, लेकिन उसके बाद पलटकर गांव कभी नहीं गई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास। इसीलिए उन्होंने सुनंदा को फोन लगाया, पर उस दिन विवेक जरूरी मीटिंग में था, इसीलिए उसने फोन रिसीव नहीं किया। इस कारण सागर ने सुनंदा को फोन लगाया। सुनंदा बहू
वो बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए विवेक को फ़ोन लगाया, पर विवेक फ़ोन उठा नहीं रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत ज़रूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचाती हूँ, सुनंदा ने मुंह बनाते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। बस पैसों के लिए फ़ोन कर दिया। छोटा भाई ना हुआ पैसे कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई सुनंदा अपने ही कामों में लग गई। उसने विवेक के ऑफिस में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद सागर का दोबारा फ़ोन आया, तो इस बार सुनंदा ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सुनंदा जानती थी कि विवेक कम से कम 2-3 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के कारण उसने फ़ोन के लिए मना किया था। जब बार बार सागर का फ़ोन आने लगा तो थक हार कर उसने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार सागर की जगह माजी बोल रही थी। अरे बहुरिया, जरा विवेक से बात करा देना बिटिया, बहुत ज़रूरी है। बाबा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी उनको हिम्मत मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूँ? ये ज़रूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती ना। अब आप तो गांव बैठे हैं, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं, इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? सुनंदा तुनकते हुए बोली। बहुरिया तनिक सुन तो, पर सुनंदा ने फ़ोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर भी कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूंगी, कहकर वो अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे सुनंदा की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर पर? चैन से रहने भी नहीं देते। बड़बड़ाती हुई सुनंदा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने विवेक गुस्से में खड़ा हुआ था। सुनंदा कुछ कहती, इससे पहले ही विवेक ने अंदर आते ही सुनंदा को गाल पर थप्पड़ दे मारा। अरे, मेरे बाबा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक तो गाल पर पड़ा थप्पड़, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर सुनंदा हक्की बक्की रह गई। वो कुछ भी कह नहीं पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहां पहुंच गए और उन्होंने विवेक को रोकते हुए कहा, ये सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए। हम कार ले आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। आखिर अपने सास ससुर के समझाने पर विवेक ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वही सुनंदा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाती हुई आंखों में आंसू लिए सुनंदा ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर विवेक की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, इसीलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। सुनंदा के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। विवेक कार से उतरते ही बदहवास सा पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा रखी थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रख कर रो पड़ा। अब क्या लेने आया है विवेक? तू तो बड़ा आदमी हो गया है, शहर में तुझे बहुत काम है। तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा। जा, तू जा, मैं देख लूंगा अपने बाबा को, अचानक सागर ने कहा। उसकी बात सुनकर विवेक हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो तुझे फोन कर रहा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसा न जोड़ पाया मैं। भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच कुछ भी नहीं पता था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी, पैसा तो दूर की बात है। विवेक अपने भाई के गले लग कर बोला। अब तेरी जान का क्या करूँगा मैं? तू जा, तू मेरे मन से उतर गया आज, कहकर सागर ने विवेक को परे हटा दिया।
लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था। सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन विवेक वहीं रहा, लेकिन सागर ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में सुनंदा ने भी माफी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। विवेक ने वही फैसला ले लिया था कि अब वो सुनंदा के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब तू यह रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफी मांग तो रही है वो। खबरदार, जो तूने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की तो माफ करने वाला बड़ा होता है। माँ के आगे विवेक की बिल्कुल ना चली। वो शहर वापस आ तो गया, लेकिन ये टीस हमेशा उसके मन में रही। घर में सब उससे बात करते हैं, पर सागर विवेक से कभी भी फोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और सुनंदा का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर सुनंदा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि विवेक क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है, तो वो विवेक से क्या शिकायत करे। खैर, 1 घंटे बाद जब सुनंदा वापस आने के लिए निकल रही थी, तो विवेक उसके पापा से मिलने आ गया। विवेक को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हालचाल पूछने के बाद विवेक वहां से रवाना होने लगा। तब सुनंदा ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आए। उसकी बात सुनकर विवेक ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार हैं। उसने ही कहा था कि माफ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। कहकर विवेक नीचे आ गया। पीछे पीछे सुनंदा भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।